नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरन के में आप सभी का स्वागत है। मेरा बेटा मुझे रात को पलंग से बांध देता है और सुबह सबके सामने मेरे पैर छूता है। यह सुनते ही सारा के हाथ से माँ का ऊनी शॉल लगभग छूट गया। वह दिल्ली से 6 घंटे गाड़ी चलाकर जयपुर पहुँची थी। उस दिन उसकी माँ सरोज देवी का 68वां जन्मदिन था। कार में बादाम का केक, पिता की पुरानी तस्वीर का नया फ्रेम और गुलाबी साड़ी रखी थी। उसने सोचा था 2 दिन माँ के साथ रहेगी और उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने के लिए मनाएगी। पर वैशाली नगर वाले घर का दरवाज़ा खुलते ही उसे कुछ गलत लगा। दोपहर की धूप के बावजूद पर्दे बंद थे। बरामदे के तुलसी के गमले सूख चुके थे। सरोज देवी रोज़ सुबह भजन चलाती थी, लेकिन घर में ऐसी चुप्पी थी जैसे आवाज़ों पर ताला लगा हो। दरवाज़ा भाभी कोमल ने खोला। गले में नई सोने की चैन थी और चेहरे पर झुंझुलाहट। आने से पहले बता देती, मम्मी जी अचानक लोगों को देखकर घबरा जाती हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। आज उनका जन्मदिन है। उन्हें अब तारीखें याद कहाँ रहती हैं। तभी सरोज देवी गलियारे में दिखाई दी। गरम घर में भी उन्हें मोटा भूरा कोट पहन रखा था। चेहरा सूख गया था और चलने में पैर कांप रहे थे। माँ, सरोज देवी की आंखें भर आई। वह आगे बढ़ी, पर कोमल की चूड़ियों की आवाज़ सुनकर रुक गई। अच्छे से मिलिए ना मम्मी जी, कोमल ने मीठे स्वर में कहा। सरोज जी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कान के पास फुसफुसाई, कुछ मत पूछना। खाने की मेज पर छोटा बेटा राहुल अपने त्याग की कहानी सुनाता रहा। उसने दवाइयों की पर्चियाँ और बैंक की फाइलें सामने रखीं। मैंने माँ के लिए कारोबार धीमा कर दिया। तुम दिल्ली में सरकारी वकील बनती रही और हमें सब संभालना पड़ा। सारा ने देखा, वह पिता की वही घड़ी पहने था जिसे सरोज जी किसी को छूने नहीं देती थी। राहुल ने बताया कि अजमेर रोड वाला पुश्तैनी फार्म हाउस बेच दिया गया है। खाली पड़ा था। पैसा माँ की देखभाल में लगा। कितने में बिका? बाद में हिसाब दिखा दूंगा। कोमल ने तुरंत फाइल बंद कर दी। शाम तक सारा ने देखा कि सरोज जी हर आवाज़ पर चौंकती हैं। पानी मांगने से पहले कोमल की ओर देखती हैं और उनके कमरे में फ़ोन नहीं है। अलमारी पर बाहर से ताला था। जब भी सारा अकेले माँ के पास बैठती, कोई कमरे में आ जाता। रात को उसने कहा, माँ, मैं आपको नहला दूँ? सरोज जी के हाथ से गिलास गिर गया। नहीं, कोट मत उतारना। बाथरूम में सारा ने कुंडी लगाई और शॉवर खोल दिया ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। मैं मजबूर नहीं करूँगी, बस बताइए, आप डर क्यों रही हैं? सरोज जी ने बिना आवाज़ रोने लगी। सारा ने धीरे से कोट के बटन खोले। कपड़ा हटते ही उसकी सांस रुक गई। पसलियों पर काले नीले निशान थे। कलाइयों के चारों ओर लाल घाव थे। पीठ पर पुरानी चोटों के पीले दाग और नई सूजन साफ दिख रही थी। यह किसने किया? राहुल मुझे बांध देता है। पैसे या कागज़ पूछूं तो कोमल मारती है। कहते हैं बूढ़ी औरत की बात कौन मानेगा। क्या लिखवाया? फार्म हाउस बिकवाया, एफडी तोड़ी, शेयर बेचे, वसीयत बदलवाई। अब यह घर चाहिए। राहुल ने हाथ पकड़ा और कोमल ने जबरन अंगूठा लगवा दिया। सारा ने चोटों की तस्वीरें लीं और माँ का बयान रिकॉर्ड किया।
आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? 2 बार किया था। राहुल ने फ़ोन तोड़ दिया। बोला, तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं। कोमल ने कहा, बोलूँगी तो मुझे पागल घोषित करके आश्रम भेज देंगे। सारा की आंखें नम थी पर आवाज़ कठोर हो गई। वह राजस्थान में कई संवेदनशील मामलों की विशेष लोक अभियोजक रह चुकी थी। उसने मजिस्ट्रेट कविता राठौर को फ़ोन किया। एक बुजुर्ग महिला पर हिंसा, जबरन संपत्ति हस्तांतरण और गैरकानूनी बंदी का मामला है। आज रात सुरक्षा आदेश चाहिए। घर से बाहर मत निकलो, कविता ने कहा। पुलिस, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता रास्ते में हैं। कॉल करते ही सरोज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बात सिर्फ मेरी नहीं है। महीनों पहले किसी ने शिकायत भेजी थी। राहुल को पता चल गया कि शिकायत घर के अंदर से गई है। तभी बाथरूम का हैंडल जोर से हिलने लगा। दीदी, दरवाज़ा खोलो, राहुल गरजा। माँ को अंदर क्या सिखा रही हो? सरोजी ने कांपते होठों से एक नाम फुसफुसाया और सारा समझ गई कि इस घर में एक और जान खतरे में है। आगे जो होने वाला था उस पर यकीन करना मुश्किल था। सारा ने माँ को फिर कोट पहनाया, रिकॉर्डिंग सुरक्षित भेजी और फ़ोन ब्लेजर की अंदरूनी जेब में रख लिया। दरवाज़ा खुलते ही राहुल ने सरोज जी की सूजी आंखें देखी। माँ, रो क्यों रही हो? पापा की तस्वीर देखकर भावुक हो गई। सारा ने शांत स्वर में कहा। नीचे कोमल उसी चांदी की चाय सेट में चाय डाल रही थी जो सरोज जी को शादी में मिला था। सारा सामने बैठ गई। फार्म हाउस कितने में बेचा? लालच ने दोनों की सावधानी ढीली कर दी। 2,40,00,000, राहुल बोला। इलाज और नर्सों में बहुत गया। कोमल ने जोड़ा, मम्मी जी हिंसक हो जाती हैं। उन्हें निजी वृद्ध देखभाल केंद्र भेजना है, इसीलिए यह घर भी बेचना पड़ेगा। उन्होंने सहमति दी? राहुल मुस्कुराया। वीडियो है, अंगूठा लगाते हुए साफ दिखती हैं। और नई वसीयत? जिसने सेवा की उसे हक मिला। कोमल बोली, तुम्हारे पास तो सब है। सारा का फ़ोन हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। 20 मिनट बाद नीली बत्तियां पर्दों पर चमकी। पुलिस, महिला संरक्षण अधिकारी, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और मजिस्ट्रेट कविता अंदर आए। सरोज देवी को तत्काल संरक्षण में लिया जाता है। कविता ने आदेश पढ़ा। दस्तावेज, फ़ोन, कंप्यूटर और बैंक रिकॉर्ड जब्त होंगे। कोमल अलमारी की ओर दौड़ी। पुलिस ने रोका तो उसकी मुट्ठी से चाबी गिरी। टैग पर लिखा था कमरा 3। ऊपर केवल 2 कमरे हैं, अधिकारी ने कहा। सरोज देवी फुसफुसाई। रसोई की अलमारी के पीछे। अलमारी हटाई गई। भीतर पट्टियों वाला पलंग, बेहोशी की दवाएं, कैमरा और 5 बुजुर्गों की फाइलें मिली। हर फाइल में बीमारी का प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी और संपत्ति के कागज़ थे। राहुल ने कोमल पर उंगली उठाई। यह सब उसी ने किया। कोमल चीखी। अपनी माँ को बांधता कौन था? तभी आटे के डिब्बे से टूटा फ़ोन मिला। उसी से 6 महीने पहले गुमनाम शिकायत भेजी गई थी। पीछे का दरवाज़ा खुला। वहाँ उनका 16 वर्षीय बेटा मोहित खड़ा था, हाथ में दूसरा फ़ोन लिए। शिकायत
मैंने भेजी थी, वह रोते हुए बोला। और इसमें वह वीडियो है जब पापा ने दादी को मारने की कोशिश की थी। मोहित के फ़ोन में कैद सच अब पूरे परिवार का भविष्य तय करने वाला था, मगर उसे चलाने से पहले ही राहुल ने ऐसी बात कह दी कि सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राहुल ने मोहित की ओर देखकर कहा, यह लड़का 6 महीने से हमें ब्लैकमेल कर रहा है। दादी ने इसे घर देने का लालच दिया है। मोहित का चेहरा सुन्न पड़ गया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सरोज जी ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, झूठ मत बोल राहुल, जिस बच्चे को तुमने डराकर चुप कराया उसी ने मेरी सांस बचाई थी। मजिस्ट्रेट कविता ने फ़ोन लिया। वीडियो रात के समय का था। तारीख 8 महीने पुरानी थी। छिपे कैमरे में सरोज जी फर्श पर बैठी थी। सामने बिक्री का दस्तावेज पड़ा था। राहुल उनका हाथ पकड़कर कह रहा था, बस अंगूठा लगा दो, सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। सरोज जी ने मना किया तो कोमल ने कैमरे की ओर पीठ कर ली। राहुल ने तकिया उठाकर माँ के चेहरे पर दबा दिया। सरोज जी के पैर छटपटाने लगे। तभी 16 साल का मोहित अंदर घुसा, पिता को धक्का दिया और चीखने लगा। वीडियो हिल गया, पर साफ दिख रहा था कि उसने तकिया हटाकर दादी को सांस दिलाई। मैंने कहा था कैमरा खराब है, मोहित रोते हुए बोला, पर उसकी मेमोरी निकाल ली थी। दादी के पुराने फ़ोन से शिकायत भेजी। माँ को पता चला तो उन्होंने कहा, अगर मैंने किसी से बात की तो दादी को कहीं गायब कर देंगे और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। कोमल उसके पास बढ़ी। बेटा, हमने जो किया तुम्हारे भविष्य के लिए किया। मोहित पीछे हट गया। मेरे भविष्य के लिए दादी को मारना जरूरी था क्या? कमरे में कोई जवाब नहीं था। उस रात राहुल और कोमल गिरफ्तार हुए। उन पर हत्या के प्रयास, गैरकानूनी कैद, मारपीट, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और बुजुर्ग की संपत्ति हड़पने के आरोप लगे। पुलिस ने छिपे कमरे से मिली फाइलों के आधार पर 5 परिवारों से संपर्क किया। उनमें से 4 बुजुर्गों की संपत्तियां संदिग्ध तरीके से कंपनियों के नाम हुई थी। 5वीं महिला बिमला सूद महीनों से एक निजी देखभाल केंद्र में थी और उसे बताया गया था कि उसके बच्चे विदेश चले गए हैं। जांच में पता चला कि कोमल पहले स्नेह वरिष्ठ सेवा नाम की घरेलू देखभाल एजेंसी चलाती थी। वहीं से वह अकेले रहने वाले संपन्न बुजुर्गों की जानकारी जुटाती थी। एक डॉक्टर पैसे लेकर डिमेंशिया के झूठे प्रमाण पत्र बनाता, एक दस्तावेज लेखक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करता और बैंक के 2 कर्मचारी बिना सही सत्यापन के रकम दूसरी खातों में भेजते थे। राहुल संपत्ति देखने, हस्ताक्षर कराने और विरोध करने वालों को डराने का काम करता था। सरोज जी को उसी रात अस्पताल ले जाया गया। उनकी 3 पसलियों में दरार थी। शरीर में पानी और पोषण की कमी थी। खून में ऐसी नींद की दवा मिली जो कभी लिखी ही नहीं गई थी। 2 रात वह डरकर जागती रही और कहती, मुझे उस कमरे में मत ले जाना। सारा हर बार उनका हाथ पकड़ती, अब कोई आपको वहाँ नहीं ले जाएगा। तीसरी सुबह उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके
काम होते फ़ोन को व्यस्तता समझ लिया। मुझे खुद आना चाहिए था। सरोज जी ने उसके चेहरे को छुआ। उन्होंने हर बार कहा कि तुमने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तुम्हारे नाम से संदेश भेजे कि तुम्हें मेरी रोज़ की शिकायतों से परेशानी होती है। मैं भी डर गई। गलती तुम्हारी नहीं, पर अब हम दोनों चुप रहने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। मोहित को बाल कल्याण समिति के आदेश से अस्थायी रूप से सारा के पास भेजा गया। वह दिल्ली नहीं गया। सारा ने जयपुर में किराए का घर लिया ताकि सरोज जी का इलाज और उसका स्कूल न छूटे। पहले कई हफ्तों तक मोहित रात में दरवाज़ा बंद करके सोता था। किसी के तेज कदमों की आवाज़ सुनते ही कांप जाता। वह अपने माता पिता से नफ़रत भी करता था और उनकी याद में रोता भी था। एक परामर्शदाता ने उससे कहा, किसी से प्रेम होना उसके अपराध को सही नहीं बनाता। पर सबसे गहरी बात सरोज जी ने कही, बेटा तुमने देर नहीं की। तुम एक बच्चे थे। बड़े लोग गलत थे। तुमने उस उम्र में वह किया जो हमसे कोई नहीं कर पाया। तुमने देखा, विश्वास किया और आवाज़ उठाई। जांच आगे बढ़ी तो अजमेर रोड वाले फार्म हाउस की बिक्री का पूरा रास्ता सामने आया। सरोज जी को बेहोशी की दवा देकर रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाया गया था। वीडियो में सिर्फ अंगूठा दिखाया गया, उनकी सहमति नहीं। पैसे का बड़ा हिस्सा 3 फर्जी कंपनियों और कोमल के भाई के खाते में गया। कुछ रकम से राहुल ने कार और महंगी घड़ी खरीदी थी। सारा ने अभियोजन से खुद को अलग रखा ताकि कोई निजी बदले का आरोप न लगा सके। उसने सारे प्रमाण स्वतंत्र जांच दल को सौंपे और अदालत में केवल बेटी तथा गवाह के रूप में बयान दिया। बचाव पक्ष ने सरोज जी की याददाश्त पर सवाल उठाया। तब डॉक्टर की असली रिपोर्ट, सारा की रिकॉर्डिंग, बैंक लेन देन, मोहित का वीडियो और घर के कैमरों की तारीखें एक दूसरे से मेल खा गई। अदालत में सबसे कठिन दिन मोहित की गवाही का था। राहुल ने उसे देखते ही रोने का अभिनय किया। बेटा घर चलो, हम फिर परिवार बन सकते हैं। मोहित की आवाज़ कांपी, मगर वह रुका नहीं। परिवार वह नहीं जो बाहर पैर छुए और अंदर सांस रोक दे। मैंने जो देखा वही कहूँगा। कोमल ने वकील के जरिए दावा किया कि योजना राहुल की थी। राहुल ने कहा कि पत्नी ने उसे बहकाया। फिर दोनों ने एक दूसरे के संदेश, नकली खातों और छिपी रिकॉर्डिंग अदालत में रख दी। अपने बचाव में उन्होंने वह सब उजागर कर दिया जिसे जांच दल अभी जोड़ ही रहा था। मामला लगभग 2 वर्ष चला। विशेष अदालत ने राहुल को 12 वर्ष और कोमल को 16 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। कोमल को योजना की संचालक माना गया, जबकि राहुल को हिंसा और हत्या के प्रयास में सीधे जिम्मेदार पाया गया। डॉक्टर का पंजीकरण रद्द हुआ। दस्तावेज, लेखक और बैंक कर्मचारियों पर अलग मुकदमे चले। पीड़ित परिवारों की कई संपत्तियों पर रोक लगी और कुछ हस्तांतरण रद्द हुए। सरोज जी की बदली हुई वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी और घर के
हस्तांतरण को अदालत ने अमान्य कर दिया। फार्म हाउस एक ऐसे खरीदार को दोबारा बेचा जा चुका था जिसे अपराध की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह वापस नहीं मिला। लेकिन जमी हुई खातों, कार और कंपनियों की संपत्ति से बड़ी रकम सरोज जी को लौटाई गई। घर वापस मिलने के बाद राहुल के रिश्तेदारों ने कहा, जो हुआ बुरा हुआ, पर बेटा आखिर बेटा होता है, केस वापस ले लो। सरोज जी ने शांत होकर जवाब दिया, बेटा होना अपराध की माफ़ी नहीं है। अगर मैं चुप रहूँगी तो अगली माँ भी यही सहेगी। उन्होंने न राहुल को श्राप दिया, न जेल जाकर सांत्वना दी। उन्होंने केवल एक पत्र भेजा, जब तुम्हें सच में पछतावा हो तब यह मत पूछना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया, पूछना कि तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बचाया। धीरे धीरे सरोज जी ने चलना, अकेले खाते देखना और फैसले लेना फिर शुरू किया। सारा हर कागज़ समझाती, पर हस्ताक्षर सरोज जी अपने हाथ से करती। उन्होंने नई वसीयत बनाई, इस बार कैमरे, स्वतंत्र डॉक्टर और 2 निष्पक्ष गवाहों के सामने। उन्होंने घर का एक हिस्सा बुजुर्गों के लिए कानूनी सहायता और अस्थायी आश्रय में बदलने का फैसला किया। उस केंद्र का नाम रखा गया राम आश्रय। उद्घाटन के दिन प्रवेश द्वार पर सारा द्वारा लाई गई पिता की पुरानी तस्वीर लगाई गई। तस्वीर में युवा सरोज जी अपने पति के साथ फार्म हाउस के सामने मुस्कुरा रही थी। मुझे लगता था वह घर चला गया तो मेरी पूरी जिंदगी चली गई, सरोज जी ने कहा। सारा ने उत्तर दिया, आपकी जिंदगी किसी रजिस्ट्री के कागज में बंद नहीं थी। अब 18 वर्ष का हो चुका मोहित पास खड़ा था। उसने दीवार पर छोटी पट्टिका लगाई, कमज़ोर दिखने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास करना उसकी जान बचा सकता है। सरोजी ने बेटी और पोते का हाथ थाम लिया। उन्हें चोट पहुंचाने वाले लोग भी उनके अपने खून के थे, पर उन्हें बचाने वाला परिवार वह था जिसने डर के पीछे छिपी आवाज़ सुनी। उस दिन पहली बुजुर्ग महिला केंद्र में आई तो बार बार कह रही थी, मेरे पास सबूत नहीं है, शायद कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सरोजी ने उसे कुर्सी पर बैठाया, पानी दिया और बोली, पहले आप बोलिए। यहाँ विश्वास पाने के लिए आपको अपने घाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यही उस घर का नया नियम बना। रिश्ते सम्मान से बचते हैं, खून से नहीं। और चुप्पी परिवार की इज्जत नहीं बचाती, वह केवल अत्याचारी को समय देती है। आपकी नज़र में सरोज जी का अपने बेटे को माफ़ न करना सही था, या सज़ा के बाद उसे एक और अवसर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अपने विचार हमें ज़रूर साझा कीजिएगा, और कहानी में कोई भी त्रुटि हो तो हमें ज़रूर से बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अगली कहानी में आपको साफ साफ सुनाए।